डिसिपेट होगी, किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगा के, दिस रिप्रेजेंट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द मटेरियल, दिस रिप्रेजेंट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द मटेरियल। इस वोल्टेज ड्रॉप को अंडरलाइन कर दीजिएगा। हमें क्लियर है क्या लिखा आपने? दिस, हाँ, दिस रिप्रेजेंट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द मटेरियल। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब आगे लिखो इसमें नेक्स्ट। ये तो था आपका कौन सा फिनोमेना भाई? फिजिकल फिनोमेना। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो होगा ये पैसेज होगा आपके इलेक्ट्रॉन्स का। अब सेकंड कंडीशन आपकी क्या है? सेकंड है आपकी फील्ड फिनोमेना। ये पहला फिनोमेना था, समझ में आया कि नहीं? जब करंट फ्लो करेगा तो आपका क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप। हमें क्लियर हुआ? और ये वोल्टेज ड्रॉप आपका किसकी वजह से होगा? रेजिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से? रेजिस्टेंस की वजह से। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसमें कि एक ही चीज आप लोग याद रखिएगा, इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये बताया था ना मैंने आपको, इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो यहां से आपको क्या पता चला? पोटेंशियल ड्रॉप तब होगा जब आपका करंट आएगा, जब फ्लो होगा तभी तो होगा। बात समझ में आएगी नहीं? और इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज इक्वल टू V इक्वल टू IR। तो जो बुक्स के अंदर आपको डेफिनेशन बताई जाती है ना, वो सिर्फ इतनी, यहां तक की। क्लियर हुआ? और इसके बाद की जो कंडीशन है ना, वो अलग है आपकी, वो यहां से नहीं आती। क्लियर हुआ? ये तो सिर्फ आपकी किसके अंदर है? मटेरियल के क्रॉस। और ये बता दिया जाता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये उन्होंने देखा, ये सिर्फ आपका एक ही कंडीशन पे है, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल कंडीशन, जिसमें टेम्परेचर भी आ गया, प्रेशर भी आ गया आपका, ठीक है, सब कुछ आपका, ह्यूमिडिटी। तो यहां से एट कांस्टेंट, ये कहां पे है? कांस्टेंट एक्सटर्नल कंडीशन। एट कांस्टेंट क्या है? एक्सटर्नल कंडीशन। नहीं, अभी नहीं आएगा, वो आएगा, अभी वेट करो, सब कुछ आएगा। समझ में आया? वो दूसरे डेफिनेशन से आता है। तो यहां से ये समझ में आया कि नहीं? ये आपका कौन बताता है? ये जो अभी आपने लिखा है, ये यही बता रहा है आपका। समझ में आया? हाँ, ये लिख लीजिए आपका। नहीं, ये आपका उसी में है जो पहले वाला है आपका फिजिकल में। तो इसमें आप लिख लीजिएगा, एज इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोज, एज इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोज। कोज की वजह से क्या आता है? इफेक्ट आता है। ठीक है, एज इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? कोज। और कोज यहाँ पे कौन है? आगे लिखिएगा, एंड कोज इज करंट वेयर एज इफेक्ट इज वोल्टेज ड्रॉप। ये V आपका क्या है? वोल्टेज ड्रॉप है आपका। वेयर कोज इज करंट एंड इफेक्ट इज वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप रखना, V मत रखना, ठीक है? एंड कोज इज दिस। हम क्लियर है? और R आपका यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट कब होगा? जब एक्सटर्नल कंडीशन क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। क्योंकि आपका टेम्परेचर अगर आपका बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, लेंथ आपकी क्या हो जाती है? गर्मियों में आपने देखा नहीं, हम लोग पटरियों के बीच में स्पेस रखते हैं, क्यों रखते हैं? या दो वायर्स के बीच में हल्का सा ऐसे लटका हुआ जाता है कि नहीं? और सर्दियों में बिल्कुल टाइट रहती है ऐसी वायर्स, देखा है ना? हल्का हल्का ऐसे टिल्ट हो जाता है आपका, सैग बोलते हैं जिसको। समझ में आएगी नहीं? तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? तो हम लोग मानेंगे कि आपका रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। इतना समझ में आया? अब आता है आपकी नेक्स्ट कंडीशन, और नेक्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका क्या है? फील्ड फिनोमेना। अब आप मुझे बताओ, जैसे कि ये जो आपका था कंडक्टर, ये आपका पानी का पाइप है, इस पानी के पाइप से आपका कितना पानी बाहर आ रहा है? कितना पानी बाहर आ रहा है? ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? एक तो एरिया पे, और फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है? करंट होता है। फ्लो ऑफ वाटर क्या है? करंट आपका। तो अब देखो, करंट इज इक्वल टू, करंट आपका किस किस के बराबर हो? एक तो इसके एरिया के, एक तो एरिया पे डिपेंड करेगा। किस किस चीज पे डिपेंड करता है वो बताना आपको। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू, ठीक है। अब किस प्रेशर से पानी आ रहा है? स्पीड आपकी, प्रेशर का मतलब स्पीड हो गई आपकी, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक तो वो वेलोसिटी होती है जो नॉर्मल होती है, जो क्या होती है?
नॉर्मल, जब वो आसानी से आपका घूम रहे थे तब, जब उनका कोलिजन होना शुरू हुआ तो बाद में हुआ कब, जब उसने मूवमेंट करनी शुरू की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब, ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं, एक मूवी भी है ना टोक्यो ड्रिफ्ट, देखिए आपने, देखिए टोक्यो ड्रिफ्ट, उसमें हाँ फास्ट एंड फ्यूरियस का ही पार्ट है वो टोक्यो ड्रिफ्ट। फास्ट एंड फ्यूरियस देखिए है ना, देखिए ना। तो फास्ट एंड फ्यूरियस में ड्रिफ्ट देखा नहीं आपने, कैसे मारते हैं वो, एकदम से हैंड ब्रेक खींच देते हैं, ड्रिफ्ट उसको बोलते हैं। आपको समझ गए ना, ऐसे करके ऐसे घूमता है जो फोर्सफुली होता है, जो प्रेशर के साथ में किया जाता है उसको, तब जो वेलोसिटी आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जब आपने पोटेंशियल अप्लाई किया तभी तो आएगी स्पीड इसकी, तो इसको बोलेंगे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी हम कब तक देखते हैं, जब तक कि एक चीज चलती है और वो वापस रेस्ट पे ना आ जाए। तो जब तक कि वो टकराएगी नहीं तब तक उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, होगी क्या, नहीं होगी ना, वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी ना। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपकी क्या है, वेलोसिटी आपकी क्या है, फोर्सफुल है, क्या है आपकी, फोर्सफुल। अब जो पानी बाहर आ रहा है उसमें दो चीजें भी डिपेंड करती हैं, खारा पानी है या मीठा पानी, होता है कि नहीं, होता है ना। ठीक है, तो यहां से अब उसकी जगह हम लोग यहाँ पे आपका क्या लिखेंगे, अब बस उससे हल्का सा चेंज करना है, हल्का सा क्या करना है, चेंज करना है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी। आप लोग स्कूटी या बाइक चलाते हो ना, चलाते हो सभी, तो वहां पे जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो आप देखना वहां पे एक साइड में कॉलम होता है डेंसिटी, होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, और आप ये भी चेक करना कि हर पेट्रोल पंप पे वो अलग अलग भी मिलेगा। आप इंडियन ऑयल पे जाओगे अलग मिलेगा, अगर आप बीपी के पेट्रोल पंप पे जाओगे तो अलग मिलेगा। एक ही शहर के अंदर अगर आपके दो पेट्रोल पंप अलग अलग लोकेशन पे हैं, ठीक है, उनके पास में जाओगे सेम कंपनी के तो वहां पे भी अलग अलग मिलेगी। समझ आया कि नहीं। तो क्या होता है ना, आपका डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, समझ आया भाई, ठीक है। और डेंसिटी पे अगर आपका डिपेंड करेगा तो डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज डेंसिटी, किसी भी चीज की डेंसिटी हम कैसे बताते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब आपने कोई भी चीज पानी के ऊपर फेंकी तो उसने, उसकी जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ये फेंकेंगे, तो इसने क्या किया, इतना ही पानी अपने वॉल्यूम का साइड में से कर दिया, क्या कर दिया, साइड में से कर दिया। लकड़ी होती है, कितनी बड़ी बड़ी लकड़ियां होती हैं, हमसे भी नहीं उठती, लेकिन वो पानी पे तैरती है कि नहीं। आपने उसमें देखी उस मूवी में यार, पुष्पा, है ना, देखी थी ना। तो चंदन की लकड़ी क्या की थी उसने, पानी में नहीं बहा दी थी, हाँ कुएं में नहीं नदी में, हाँ फिर उनको इकट्ठा किया गया था, याद है वो सीन, याद है कि नहीं। आप ऐसा समझ लो कि जैसे आपने नदी के अंदर लकड़ी फेंक दी है, तो क्या वो डूबेगी, नहीं डूबेगी ना। चाहे आप पूरा का पूरा पेड़ फेंक दो वो बह जाएगा लेकिन डूबेगा नहीं। और बह भी क्यों जाएगा, क्योंकि पत्ते उसके गीले होकर उसको नीचे की तरफ खींचेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं, हल्का सा वो ऐसे रहेगा टिल्ट होगा, ठीक है। और अगर सूखा होगा तो बहता रहेगा, लेकिन लकड़ी बहुत भारी होती है कि नहीं। तो अब आपका डेंसिटी भी आपके डिपेंड करती है किस चीज पे, मास अपॉन वॉल्यूम पे, भाई कितना मास उसने घेरा और उसकी वॉल्यूम आपकी कितनी आपकी डिस्प्लेस हुई, ठीक है। सॉरी, तो डेंसिटी इट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास किस में होता है भाई, केजी में, और वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे लिक्विड तो आएगा नहीं करंट के केस में, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो हम लोग क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर निकले पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, और एक चार्ज के ऊपर कितना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी भी पता चल जाएगी, कितने बाहर आ रहे हैं आपके, और हर एक के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, पता चल जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, बस यही करंट है आपको, इसी को करंट बोलते हैं। देखो कैसे, दिस इज इक्वल टू आई, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। एक के ऊपर आपका कितना चार्ज है, ई, मान लीजिए ई चार्ज है आपका। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से। समझ में आया कि नहीं। तो यहां से आपका करंट क्या हो जाएगा, आई इट इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी,
दिस इज योर करंट, ये आपका क्या होता है, करंट होता है। समझ में आया? अब इसकी यूनिट कैसे डिसाइड होती है, ये तो आपकी क्या है, इसकी यूनिट तो 1 मीटर क्यूब में है, चार्ज की यूनिट किसमें होती है, कूलम। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी कैसे होती है, मीटर पर सेकेंड। तो नीचे क्या हो गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, यहां से आपका रिजल्ट क्या निकल के आया, कूलम पर सेकेंड। इस वजह से हम करंट को क्या बोलते हैं आपका, कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पर सेकेंड। बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, दैट इज योर कूलम पर सेकेंड। हम क्लियर हो गए, आसान है ना, बताओ मुश्किल है नहीं ना। तो अब देखो इसमें यहां से आपका निकलता है, ये नोट करना आपको, बस 1 मिनट पूरा समझ लो फिर नोट करते रहना स्टार्टिंग से। देखो अब इसमें नेक्स्ट आपका यहां से अब वीडी आपका क्या है, वीडी आपका क्या होता है, देखो जब आपका हम लोग क्या करते हैं ना, ये फील्ड फिनोमेना मैंने आपको क्यों लिखा, जब इलेक्ट्रॉन आपका स्टेशनरी है तो उसके पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, फील्ड है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, आप जब बैठे हो तो आपके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको अपनी जो महसूस हो रही कम होती है ना वो, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी। अब जैसे ही आप लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप इलेक्ट्रॉन को लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलेगा कि नहीं चलेगा एक बार तो, और वो तो हमेशा ही रहेगी, है ना। लेकिन आपका क्या हुआ, वो बिना टकराए कहां तक चला, बिना टकराए कहां तक चला, ये चीज मैटर करती है ना। क्योंकि जैसे आपका कोलिजन होगा भाई किसी के साथ में, तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे फील्ड का इफेक्ट बढ़ जाएगा। जैसे आप अगर दो बॉडी आपस में अगर आपका टच करोगे, भिड़ोगे आपका जोर से, तो क्या होगा बताओ, हीट, हीट तो प्रोड्यूस होगी और फील्ड भी तो चेंज हो जाएगी कि नहीं। इस वजह से हम वीडी को आपका क्या बोलते हैं, म्यू इंटू ई। म्यू आपका होता है मोबिलिटी, यस। और एक आपकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बताया था ना, इंटेंसिटी और डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, हमें क्लियर हुआ इंटेंसिटी और डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। तो ये आपका क्या हो गया, मोबिलिटी, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल किया, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू आपका क्या हो जाएगा, म्यू यही तो बताता है, वीडी डिवाइडेड बाई, एक इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से कहां तक जा सकता है, कब, जब उसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, जब उसके साथ में क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया इतना, हमें समझ में आया कि नहीं। बस अब इसको पुट कर दो वहां से, एन आई इट इज इक्वल टू एन ई इंटू म्यू, ठीक है। हाँ आगे क्या है, एरिया इंटू, ये लिख सकते हैं म्यू इंटू ई को, एरिया रह गया था आपका। अब यहां से एरिया को नीचे ले आओ, आई पर यूनिट एरिया, दैट इज इक्वल टू एन ई इंटू मी इंटू, ये हो जाएगा आपका। अब इसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। अब देखो करंट अगर हम पर यूनिट एरिया के अंदर निकालें, भाई जैसे आपका देखें यहां से ये जो ब्लॉक बने हुए हैं ना, इस ब्लॉक से कितना करंट आपका बाहर निकल के आ रहा है पर यूनिट एरिया के हिसाब से, तो वो क्या दिखाएगा आपका, डेंसिटी। हमें क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या दिखाएगा, दिस इज कॉल्ड जे। ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि करंट डेंसिटी का भी क्वेश्चन आपका मशीन में आया हुआ, आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहां से जे का मतलब आपका क्या हो गया, दैट इज करंट डेंसिटी। इनफैक्ट जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है ना गेट की बुक के अंदर, आपकी बुक के अंदर नहीं, जो गेट की बुक के अंदर है वो करंट डेंसिटी का ही क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन किस चीज का है, करंट डेंसिटी का। और ये क्वेश्चन आपका 1992 में आ चुका है, ठीक है, गेट के ईयर 1992 में आया था। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एसएससी जेई में पूछ सकता है वो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि, बस इसी वजह से। समझ में आया। तो हर एक चीज को जानना इसीलिए भी आपके लिए जरूरी है, समझ में आया। आप पढ़ो चाहे किसी से भी, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ये भी जानना जरूरी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सब टॉपिक बता रहा हूँ कि आपका यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस होते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे ना, तो आपको ये लगेगा यार ये सारी चीजें तो सर ने हमें क्लास में बता चुके हैं। आपके पास करने के लिए आप खुद ही दूसरी बुक के लिए दौड़ जाओगे कि भाई इस बुक से तो सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए, अब मुझे दूसरी बुक चाहिए, और समझ में आएगी नहीं, ठीक है। चलो तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, दैट इज जे। अब यहां से एन ई इंटू म्यू, इसका मतलब
जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर आ रहे हैं उनकी कितनी मोबिलिटी, वो कितना चल पा रहे हैं, चल पा रहा कोई भी चीज, इसका मतलब कंडक्टर है वहां पे, इसका मतलब वहां पे क्या है, कंडक्टर। तो यहां से हम लोग इसको क्या बताते हैं, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये सिग्मा आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड, इट इज इक्वल टू एन ई इंटू म्यू, और इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं भाई, कंडक्टिविटी। यहीं से आपका कंडक्टेंस आता आगे जाके, हमें समझ में आया, ठीक है। और इस लॉ को ही हम ओम्स लॉ बोलते हैं, जे इट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। समझ में आया कि नहीं, दिस लॉ इज कॉल्ड ओम्स लॉ। आपने पढ़ा है ये, नहीं पढ़ा ना, और ये क्वेश्चन आता है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओम्स लॉ। अब आपको तो एक ही पता है, V इक्वल टू आई है, ये भी होता है आपका ओम्स लॉ। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपका रह ही जाता है, एक नंबर तो गया था ना अगर मैं नहीं बताता था आपको, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें आप सुन लो, आपके काम की है, मैं आपको ऐसी कोई चीज बताऊंगा ही नहीं जो आपके काम की ना हो, ठीक है। तो यहां से J इट इज इक्वल टू सिग्मा ई, दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ फील्ड फिनोमेना, इन टर्म्स ऑफ फील्ड। किसकी टर्म्स में है ये, फील्ड के टर्म्स में। J इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ई। क्लियर हुआ, हमें क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। अब चलो यहां तक का समझ में आया, अब इसको लिख लीजिए। इसीलिए मैंने आपको बोला था ये कौन सा फिनोमिना है भाई, फील्ड फिनोमिना। इसके पीछे, इसके पीछे यार देख लेता हूँ, नहीं ये वाला तो लिख तो लिया था आपने, ये है, ठीक है। डायग्राम बनाना है तो आप पाइप बना के समझा सकते हो। देखो आपने बहुत सारे प्रयास कर लिए लेकिन अभी तक रेजिस्टेंस नहीं निकल के आया, कितना पढ़ लिया आपने, है ना। और यहाँ पे क्या होता है ना यार, देखो इसमें हर लाइन का मतलब है, आपने रट्टा तो मारा होगा लेकिन हर लाइन का मतलब पता आपको, ये फॉर्मूला भी आपको आपने पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं, है ना। ऐसे करके अगर आप याद रखोगे ना तो आप भूलोगे नहीं, कहानी की तरह बना दो उसको। क्यों भाई भूल जाओगे क्या आप, कहाँ से हो आप, और आप भाई, अच्छा हाँ यार मैं भूल जाता हूँ सॉरी, और आप सहारनपुर से। तो कितना टाइम है भाई आप लोगों के पास नवंबर तक, 2 महीने, बहुत कम टाइम है। हाँ कोई बात नहीं यार, हो जाएगा आप लोगों का सिलेक्शन, बस आपको क्या करना है, राइट आपको वो चाहिए कि हाँ इस ट्रैक के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ऐसे नहीं अंधाधुंध लगे हुए हो आप, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो उसके बाद, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। देखो यार एग्जाम तभी क्वालिफाई होता है जब आपके कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर हो, जब आपने सब कुछ दिमाग में भर लिया। और जैसे रट्टा मारने वाला सिस्टम है आपका, अर्थ रूल्स आते हैं ना, जो आई रूल्स आपके एसएससी जेई में आते हैं शायद, आते हैं ना, इंडियन अर्थिंग आते हैं ना, इंडियन अर्थिंग एंड रूल्स, उसका रट्टा मारना आपको बस, और कुछ ही रट्टा मारना ही नहीं, और सब चीजें समझने की हैं। कर लिया आपने, चलो
तुम्हारा तो ऑब्वियसली पूरा है, तुम तो सिर्फ रिवीजन बैच में मशीन पढ़ना है। संडे को करो हम कर दिए। चलो अब इसमें आगे देखो, ये समझ आया नहीं आपको? ठीक है, अब यहाँ से आपका J इक्वल टू आपने क्या लिखा लास्ट में? सिग्मा इंटू, देखो आपने लिखा ना ये। अब यहाँ से नेक्स्ट जो फिनोमेना आता है ना, तब आता है आपका सर्किट फिनोमेना, और सर्किट में जाके आपका बन जाता है वो रेजिस्टेंस। सर्किट में हम इस चीज को कैसे समझते हैं? रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट आपका फिनोमेना है, दैट इज कॉल्ड सर्किट फिनोमेना। सर्किट का मतलब, इस सब्जेक्ट का नाम भी आपने सुना होगा, सर्किट थ्योरी भी बोलते हैं ना इसको, है ना? हमें बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब देखो J इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पे देखना भाई ध्यान से, आपने क्या लिखा है इसको? करंट अपॉन लिखा। और रजिस्टर कंडक्टिविटी अगर कहीं पे है, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, तो उसका अपोज कौन कर रहा है? उसके अपोजिट में कौन है? रजिस्टिविटी। तो इसीलिए अगर कोई भी चीज चल रही है, जैसे आप देखेंगे कि भाई जो आदमी चढ़ता हुआ होता है, घर वाले बोलते हैं जो ऊपर चढ़ता है ना, उसको लोग नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, यानी कि जहाँ पे कनेक्टिविटी होगी वहाँ पे रजिस्टिविटी जरूर होगी, और दोनों एक दूसरे क्या है? रेसिप्रोकल। समझ आया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज 1 अपॉन, ये किसकी जगह हो गया आपका? सिग्मा। ये किसकी जगह है? सिग्मा। रो का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टिविटी। ठीक है, और E क्या होता है? देखो E इट इज इक्वल टू, क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है? dV बाई, इसको बोलते हैं भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो क्या होता है ना, सबसे पहले आपका आता है कूलम्ब्स लॉ, आता है ना? कूलम्ब्स लॉ तो पढ़ा होगा सबने। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या है? देखो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा है कि अगर आपके दो चार्ज पार्टिकल कुछ डिस्टेंस पे आपके प्लेस्ड हैं, तो दोनों या तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। समझ आया कि नहीं? और ये जो फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, या तो एक जाएगा या फिर दूसरा आएगा, तो एक डायरेक्शन फिक्स होगी कि नहीं? तो ये वेक्टर क्वांटिटी में आता है। सो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये तो आपका मीडियम पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडियम आपने यूज किया है, कहां पे आप चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर रहे हैं। बात समझ आएगी? इनटू आपका क्या हो जाएगा? इनटू Q1 Q2, ये दो चार्जेस थे, और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर इस पहाड़ी पे खड़े हो और कोई आप दूसरी पहाड़ी पे खड़े हो, क्या आपके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन हो सकता है? कभी भी नहीं, आपको दिखेगा नहीं क्या चल रहा है। बात समझेंगे? तो डिस्टेंस आल्सो मैटर, डिस्टेंस भी आपका क्या करता है? मैटर करता है। तो अब यहाँ से ये आपका हो गया, दिस इज कॉल्ड द कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब इलेक्ट्रॉन स्टेशन इसी जगह, उनके बीच में क्या, हमें समझ में आया कि? अब इन्होंने बताया कि अब जो इलेक्ट्रॉन है या चार्ज पार्टिकल है, वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है? फील्ड बनाता है। क्या प्रोड्यूस करता है? फील्ड। तो फील्ड आपकी कैसे आएगी? देखो ये मान लीजिए आपका एक चार्ज पार्टिकल है और एक ये दूसरा चार्ज पार्टिकल, तो इनके चारों तरफ क्या है भाई? कुछ फील्ड, और इसका इफेक्ट कुछ जगह तक नजर आ रहा है। ये तो दो चार्ज के बीच में होगा, और इनका इफेक्ट इसका यहाँ तक नजर आ रहा है और इसका यहाँ तक नजर आ रहा है। हमें समझ आएगी?
ये आपका कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और ये माइनस का क्यू चार्ज है। तो यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे देंगे, दैट इज E इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि ये फील्ड भी तो वहीं पे देखी जाएगी कौन सा मीडियम है, बात समझ आएगी नहीं, इनटू एक चार्ज की वजह से है ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हर एक चीज जैसे आपका फोर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, तो ग्रेविटेशन के केस में आपका क्या है, फोर्स इट इज इक्वल टू ग्रेविटेशन लॉ, सॉरी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी कैसे देते हैं, दैट इज इक्वल टू आपका क्या होता है, जी कांस्टेंट होता है, दैट इज ग्रेविटी इज कॉल्ड कांस्टेंट। दो मास है आपके, अगर एक हैवियर बॉडी है, एक आपकी स्मॉल बॉडी, जैसे अर्थ आपकी क्या है, कम वेट की होगी, और सन आपका क्या है, ज्यादा का होगा, तभी तो इसके चारों तरफ घूमती है, नहीं तो गिर ही जाए। दोनों के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो है ना, समझ आएगा नहीं, दोनों एक दूसरे को बांध के रखते हैं, m1 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो कोई भी चीज आपकी क्या होती है, r स्क्वायर के आपका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि देखो इस तरह आपने सुना होगा कि पहले क्या था, क्लास लेने को किसमें ले लूंगा अच्छा तो अच्छे ना हाँ बीच वाले सर 5 मिनट हो जाओ, बस ये यहीं पे बता। तो आपका क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे जैसे आपका डिस्टेंस आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अब आपने ये भी सुना होगा कि प्लूटो था, प्लूटो, अब हम यूरेनस तक बताते हैं, सिर्फ सौरमंडल, प्लूटो नहीं बताते ना, लेकिन पहले तो हम पढ़ते थे प्लूटो जब छोटे थे, जब आपने पढ़ा होगा, क्यों, क्योंकि उसके बीच में और सन के बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा है, और इस वजह से क्या है, वो कभी कभी आउट ऑफ ऑर्बिट चला जाता है, ऐसा मान सकते हैं, तभी तो हटा दिया, समझ आया, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, और आपने ये भी देखा होगा कि जो चार्ज बॉडी है वो जैसे हमारी सबसे छोटा आपका कौन सा, मरकरी का साइज कौन है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है आपका, फिर मार्स है, जुपिटर सैटर्न, यही तो है आपका, ठीक है। तो साइज भी बढ़ता जाता है और लास्ट में जाके फिर से रिड्यूस हो जाता है। तो एक फिक्स अमाउंट तक सेंटर ऑफ मास, कोई भी चीज क्या होती है, किसी भी चीज को बीच में बांध के रखती है, कैसे, जैसे कि हम लोग अगर मान लो एक धागे का पत्थर मान लो और उसको ऐसे ऐसे, तो क्या वो पत्थर कभी गिरेगा, अगर आपने टाइटली बांध रखा तो नहीं गिरेगा, और वो घूमता भी रहता है, घूमता रहता है, समझ आएगी, और बीच वाली उंगली क्या रहती है, इसका मतलब कोई भी चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ क्या करती है, समझ आएगी, इसको बांध के रखने का। तो एक तो वो फोर्स होती है जो बाहर की तरफ लगती है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल होती है फर्जी की फोर्स, कौन सी फोर्स, फर्जी की फोर्स, कैसे, झूला होता है ना बच्चों का, तो देखो पार्क के अंदर, उसमें अगर मैं एक बच्चे को बिठा दूं या फिर कोई भी एक चीज दे और उसको, जैसे ईंट हो, आपने एक ईंट रखी और उस झूले को घुमा दिया, तो वो ईंट जो है ना घूम के ऐसे जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, तो इसका मतलब एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, और इस धागे वाले केस में क्या है, अंदर की तरफ फोर्स लगेगी। तो हम ये मान के करेंगे ना, और झूले के केस में भी दो फोर्स, एक तो कौन सी फोर्स है जो बाहर से जा रही है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल, और जो अंदर की तरफ खींच रही है उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल। क्लियर हुआ, तो बाहर की तरफ जा रही है वो फर्जी है, वो फर्जी है, झूठ मूठ की फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को झूठ मूठ की बोलते हैं। तो एफ से याद रखना, फ्यूगल फर्जी है, समझ आया, और पीटल आपका जो अंदर की तरफ उसको क्या करके रखती है, खींच के रखती है, इतना समझ आया। चलो, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अब जैसे जैसे आपका हम लोग अगर उसका डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो वो बीच में से इनसे कट भी हो सकती है, तो इस वजह से दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ से इसकी वजह से आपका एक की वजह से भी तो कुछ होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वो स्टेशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का आपका क्या हो जाएगा, समझ में आएगी। अब आता है पोटेंशियल, अब क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन सबकी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ सबको। अब पोटेंशियल का काम क्या है, एक चार्ज को मैं उठा के, ये चार्ज था, इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया, तो मैं कहीं कुछ डिस्टेंस पे लेके आया, ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस पे लेके आया, तो यहाँ से हम लोग बताते हैं पोटेंशियल आपका क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये चार्ज अपनी पोजीशन जो चेंज करेगा ए से बी तक, तो इसमें कुछ ना कुछ आपका बदला हुआ है, तो यहाँ पे हम चार्ज लिख देते हैं q सॉरी q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड, ये आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस, समझ आया कि, और इसको अगर हम आपका डिस्टेंस भी आपका कितना हो जाए r, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट हो जाएगा। कैसे रिलेट होगा कि भाई यहाँ से अगर मैं इसको r स्क्वायर को r into r करके लिखूं, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into r, ये आपका क्या है, दिस इज पोटेंशियल into डिस्टेंस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, होगी कि नहीं होगी,
बात समझ आएगी? सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी सारी की सारी। तो यहाँ से आपको जो मैं आपको बता रहा था पीछे, देखो यहाँ से 1/रो ई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय आपका क्या है, एल आपका क्या है, एल आपका क्या है। हम किसी पर्टिकुलर रेंज तक आपका क्या देखते हैं, ड्रॉप देखते हैं कि नहीं देखते हैं ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, i अपॉन a इट इज इक्वल टू 1/रो v बाई। अब यहाँ से मैं इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकता हूँ कि v इट इज इक्वल टू रो एल बाई इनटू करंट, और इसी को आप लोग क्या बोलते हो, क्योंकि ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड, यहाँ से आपका रेजिस्टेंस निकलता है, आ गया कि नहीं। तो ये जो आपको मिला v इक्वल टू आई आर, ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है, तो बेसिक क्या है आपका ये वाला, ना कि ये वाला। बात समझ में आएगी, क्लियर हुआ भाई आपको, ठीक है। ये था आपका किस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, समझ में आ गया। ठीक है,